नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस मना रही है, क्रमांक है इनका 75वां। तो आप सभी विद्यार्थीगण के लिए जो भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करते हैं, है ना, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आने वाले समय में और आते रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास बहुत बड़ा है ना। तो मैं आज गणतंत्र दिवस से संबंधित सभी फैक्ट को इस वीडियो में बताऊंगा और सभी काम की फैक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज ये आप 10 मिनट टाइम यहाँ पे खर्च कर लिए तो इन गणतंत्र दिवस वाली फैक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं थोड़ा सा गणतंत्र दिवस के जो अभी 75वीं में क्या कुछ हुआ है इनको देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे पद्म अवार्ड को मैं इसी में देखूंगा, भारत रत्न भी देख लूंगा, इनके इतिहास देख लूंगा, झंडा कैसे फहराने की सिलसिला शुरू हुई, कहाँ पे कौन फहराते हैं, परेड होते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ये जो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम है कब से कब तक अब होता है, ये सभी बात मैं इसमें देखूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली दफा मनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान जो है ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं आंशिक रूप से यानी पार्शियली, है ना, कि उसी दिन से अमल में आने लगा था। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार है। इसके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। तो ये दो थीम है और इस बार महिलाओं पर ज्यादा विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जैसा कि अगर आज आपने परेड वॉच किए होंगे तो देखे ही होंगे। तो 75वीं गणतंत्र का जो थीम है ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। 75वां गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में जो पधारे हैं, अभी इंडिया में ही है, ये है आपके इमैनुअल मैक्रोन साहब। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये पधारे हैं। अगर आपसे कोई पूछे 75वें गणतंत्र दिवस पर कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए, तो 132 पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है। 132 में रेशियो है 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 जो है आपका पद्मश्री दिया गया है। मैंने आपको वरीयता के क्रम में बता दिया है कि सबसे बड़े इंडियन अवार्ड जो है ये भारत रत्न है, उसके बाद आपका पद्म विभूषण है, इस प्रकार से लिख देता हूँ पद्म विभूषण। इससे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो पद्म भूषण है और सबसे छोटा पद्मश्री है जी। तो ये है वरीयता की क्रम, ऊपर से 4 अवार्ड इंडिया का जो टॉप मोस्ट है, इन्हें जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा याद रखने की और भी तरीके हैं कि ये रेशियो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा है वो सबसे कम बांटा जाता है। तो पद्म विभूषण 5 मिला है, पद्म भूषण 17 मिला है और पद्मश्री 110 मिला है। और सबसे बड़े होते हैं भारत रत्न, तो उनके लिए तो बॉन्ड फिक्स है ना कि भारत रत्न जो है एक बारी में अधिकतम 3 पर्सन को ही दिया जा सकता है, 3 से अधिक पर्सन को नहीं दिया जा सकता है। जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार के अंदर भी बॉन्ड है कि नोबेल के किसी एक सेक्टर में एक साल में अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, 1950 में जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था उनमें चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो पधारे थे, है ना। डॉक्टर सुकर्नो पधारे थे और यहां भी 21 तोपों का सलामी दिया गया था। तो ये भी प्रचलन में आ गया, है ना। और चीफ गेस्ट वाला सिस्टम भी जो है प्रचलन में आ गया। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि कौन से ईयर में चीफ गेस्ट नहीं पधारे, तो 2021 और 2022 ये दो ऐसे ईयर हैं जहां पे चीफ गेस्ट नहीं आ पाए गणतंत्र दिवस के अवसर पे, बिकॉज ऑफ कोरोना के चलते जो है ये नहीं आ पाए थे। इनके अलावा 2023 में गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी पधारे थे पिछले साल, है ना, 75वें में इमैनुअल मैक्रोन। अब आते हैं गणतंत्र दिवस की इतिहास, जो आपके एग्जाम में स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आए दिन आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे भैया। तो ये जो है आपका गणतंत्र दिवस में सबसे पहले संविधान से चलते हैं कि कैसे क्या इसका निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति या अनुशंसा जो भी कहिए इनके अनुसार किया गया था। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि कैबिनेट मिशन कब आए थे और इनमें कितने सदस्य थे, या फिर निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का कौन सा एक सदस्य नहीं
नहीं है, क्योंकि 3 थे और 4 ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम में, तो एक नहीं होता है। तो इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के? सबसे पहले तो 1946 में भारत आए थे कैबिनेट मिशन। इनके 3 सदस्य AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टॉफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये 3 जो है आपके कैबिनेट मिशन में सदस्य के रूप में आए थे, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है दादा 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक कहाँ होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कांग्रेस की बैठक जैसे ही मुंबई में याद कर रखे हैं पहली बैठक, तो इनको भी मुंबई ही लगा देते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को मैं जानता हूं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया और इन्होंने जो है मुंबई लगा के आ गया। अभी मैं जब तैयारी करता था तब की बात बता रहा हूं, है ना। तो ये दिल्ली में हुआ था दादा, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये दिल्ली में हुई थी, है ना। और दिल्ली में संवैधानिक हॉल में करवाया गया था। सबसे बुजुर्ग उस सभा में उपस्थित सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, है ना, अस्थायी तौर पे अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट किए गए थे पहली बैठक में। आगामी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते हैं, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो 2 कार्यकाल के लिए जो है अपनी सेवा दे चुके हैं, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रहेगी। इनके बाद 2 दिन के बाद, अभी आपने 9 दिसंबर देखा, 11 दिसंबर देखा, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश करे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये क्वेश्चन भी आए, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कि जो है संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। इसके अलावा थोड़ा सा और पास्ट में चलते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय भारत का कोई भी अपना लिखित संविधान या संविधान नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या जब संविधान नहीं था 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, तो क्या उस समय हमारी कानून व्यवस्था कैसे चल रहा होगा? तो उस समय हमारी कानून व्यवस्था जो भारत सरकार अधिनियम 1935, हालांकि अंग्रेज की बनाई गई अधिनियम थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के साथ, इसमें कुछ संशोधनों के साथ जो है इसी के अनुसार हमारा जो है कानून व्यवस्था चलता रहा। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है भैया। इसके अलावा आजादी के बाद जो झंडा फहराए गए, ये किनके द्वारा फहराए गए? क्योंकि उस समय आप जैसे कि जानते हैं कि देश के प्रथम नागरिक हम प्रेसिडेंट को मानते हैं और ये कार्यपालिका में प्रधान भी होते हैं, संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं और बहुत वरिष्ठ गण वगैरह जो पदाधिकारी गण हैं, ये प्रधानमंत्री, कैबिनेट के अन्य मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष और भी बहुत सारे चीज मेनी मोर, इनकी नियुक्ति भी करते हैं। लेकिन उस समय तो प्रेसिडेंट थे नहीं, देहाती भाषा में समझिएगा, किताब में तो बहुत कुछ लिखे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट नहीं थे तो प्राइम मिनिस्टर ही बने पहले नेहरू साहब। तो नेहरू साहब ने ही झंडा फहराए लाल किला के प्रांगण में, वो भी कौन से गेट पे? तो लाहौरी गेट पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जी हाल फिलहाल के एग्जाम में। देखिए, लाल किला का जो पश्चिमी गेट है उसे लाहौरी गेट कहते हैं, जो उत्तरी गेट है उसे कश्मीरी गेट कहते हैं। तो लाहौरी गेट से जो है झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा 15 अगस्त 1947 को। तब से एक परंपरा बन गई कि जब पीएम जो है ये आपके लाल किला में 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं और जो प्रेसिडेंट है वो आपका 26 जनवरी पे जो है झंडा फहराते हैं। तो ये जो है फैसले, मतलब ये जो है रूल बन गया, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, इस लाइन में यही चीज लिखा गया है। इनके अलावा एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जो भारत की संविधान है कई सारे देशों से लिए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक छाप जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इनके अलावा प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक हुई थी, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो ये 30 अगस्त 1947 को हुआ था और इन्हीं में जो है भीमराव अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति में अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो आपको कहना है दादा 7। ये 7 सदस्य 6+1 के रेशियो में, यानी 6 अन्य सदस्य और एक जो है भीमराव अंबेडकर साहब, तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। इस समिति ने अपना प्रारूप कब सौंपा था, है ना? तो अपना जो इन समिति के प्रारूप है ये आपका 4
4 नवंबर 1948 को सौंप दिया गया था। इसमें कुछ करेक्शन या फिर है ना जो भी इसमें बच गया था वो क्रियाकलाप करने के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किए। ठीक है भैया, देखिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कब दे दिया? 4 नवंबर 1948 को। और संविधान सभा ने संविधान को बनके कब तैयार हुआ ऐसा कह सकते हैं, या फिर संविधान को कब अंगीकार किया गया ऐसे कह सकते हैं। तो ये कब होती है? 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हम इंतजार करते रहे 26 जनवरी 1950 को। ये क्यों करते रहे, इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी इस लाइन में समझेंगे। पहले यहां जान लीजिए कुछ बातें 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। ये इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दिया था। ठीक है भाई, अब आते हैं संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया है ना, और तब से लेकर हम आज तक गणतंत्र दिवस इस डे को जो है मनाते हैं 26 जनवरी को। ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि 26 जो है आपका जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता किए थे। हालांकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे है ना, कांग्रेस की बैठक थी ये 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता JL नेहरू कर रहे थे। तो इसी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी है ना। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसके बाद हमने है ना, यानी हमने कहने का मतलब हमारे देश के राजनेता ने भैया जवाहरलाल नेहरू वगैरह, तो ये जो है 30 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए थे उस समय 1930 में। तो इसी 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे 30 लिखा गया है, लिखा दी 26 जनवरी 1930 को याद करने के लिए या फिर इन्हें तरोताजा करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। फिर से समझिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में होती है। लाहौर अधिवेशन के बाद जो है 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था। तब इसी दिन को ताज़ा करने के लिए हम 26 नवंबर 1949 से जो है इंतजार किए 26 जनवरी 50 का, और हमने 26 जनवरी 50 को संविधान लागू किया था। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। अब ये जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, चूंकि 24 जनवरी 1950 के देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद साहब का चुनाव हो चुका था, तो 26 जनवरी 1950 के प्रथम गणतंत्र दिवस पे है ना प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ही झंडा फहराया गया, और तब से लेकर ये फैसिलिटी में आ गया, मतलब एक प्रचलन में आ गया कि अब जो है प्रेसिडेंट साहब ही झंडा फहराते हैं 26 जनवरी पे। समझ गए भैया? तो भी बात, इसके अलावा भारतीय संविधान जो दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है का निर्माण का श्रेय तो भीमराव अंबेडकर साहब को दिया जाता है। ठीक है, और तथ्यों को बहुत सारे देशों से लिए गए हैं। सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, इतना बात समझ गए। लेकिन जो सुलेखन का काम किया, जो पांडुलिपि तैयार किए है ना, ये जो लिखने का काम किए, ये प्रेम बिहारी रायजादा साहब किए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये प्रेम बिहारी रायजादा साहब जो है ये इटैलिक फॉन्ट में अंग्रेजी भाषा में लिखे, इनका राइटिंग बड़ा अच्छा था। ठीक है, लेकिन जो हिंदी पांडुलिपि तैयार किए ये भी VVI करके रखेंगे दादा, तो इनका नाम है भैया बसंत कृष्णा वैद। तो प्रेम बिहारी रायजादा अंग्रेजी में, बसंत कृष्णा वैद जो है हिंदी में पांडुलिपि को लिखे थे संविधान में, ठीक, संविधान का। ठीक है, इसके अलावा 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में फैक्ट यहां पे मैं आपको बताऊं। देखिए, अब तो ये हो गया भैया इतिहास था और 2024 की शुरुआती झलक था। अब हम पद्म अवार्ड देखेंगे और इस बारे में क्या क्या हुआ ये देखेंगे। ठीक है, तो यहां से करंट सेक्शन चलेगा है ना। अब गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से ही शुरू हो जाता है। जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है ना, ये 23 जनवरी से ही शुरू हो जाता है। लेकिन 2022 से पहले यानी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह जो है 24 जनवरी से शुरू हुआ था। तो ऐसा क्यों भेदभाव? तो भेदभाव इसलिए कि 2022 में जो है पराक्रम दिवस के रूप में हम 23 जनवरी को मनाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। अभी इनका बर्थडे भी मनाए हैं हम 2-3 दिन पहले है ना। तो पराक्रम दिवस जब घोषित कर दिया गया और मनाए, तो अब नेताजी का जो जन्मदिन है उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस समारोह की मतलब स्टार्ट कर देते हैं कार्यक्रम। ठीक है, स्पष्ट है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के मुख्य आकर्षण क्या होते हैं? परेड होते हैं। लेकिन परेड के पूर्व भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया जाता है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं, परेड पे हम बाद में चलेंगे। ठीक है, देखिए 25 जनवरी के शाम द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, कोई भी चीज होता है अगले दिन उसके पूर्व संध्या को क्या कहा जाता है? ईव कहा जाता है, ईव ही ई कहा जाता है। ठीक है, तो जो रिपब्लिक डे यानी आज 26 है, कल के संध्या को ही है ना महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है देशवासियों
को भाषण के माध्यम से संबोधित करते हैं, है ना। इस भाषण में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, चूंकि मैं भी शामिल कर लिया हूं। इसमें जो है आपका भारत की उपलब्धियां के बारे में बताया जाता है, आने वाली चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाता है तथा भविष्य में जो योजना बनाए गए हैं उसके बारे में दर्शाया जाता है भाषण के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ईव ऑफ रिपब्लिकन डे, है ना, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी के शाम को यह चीज भाषण करी जाती है ना। सवेरे होती है सबसे पहले गणतंत्र दिवस के सुबह प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर जो है अमर जो हुए शहीद उनको याद किया जाता है। तत्पश्चात कर्तव्य पथ पर, इनका पहला नाम भैया क्या था, राजपथ, अब हो गया है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराए जाते हैं और राष्ट्रगान गाए जाते हैं। इनके अलावा तोपों की सलामी दी जाती है। ये हो गई परेड के पूर्व का कार्यक्रम, ठीक है भैया। एक जोश तो भर ही देता है, ये भी जो हमारी राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी 15 अगस्त, एक जोश भर देता है ना भैया। 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे 25 झांकियां पेश की गई। ये 25 झांकियां में जो है 16 आपका यूटी या फिर स्टेट की झांकियां थी और 9 आपका जो है मंत्रिमंडल के द्वारा पेश किए गए। ये मंत्रिमंडल जो विभाग होते हैं हमारे, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, है ना, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तो ये मंत्रिमंडल कहने का ये सेंस है। तो इनके द्वारा जो है 9 प्रकार के और 16 प्रकार के राज्यों के द्वारा झांकियां पेश किया गया। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामचंद्र का जो आगमन हुआ है अयोध्या में, उनको दर्शाया गया प्रभु को, है ना। तो ये मैंने अभी देख रहा था परेड दिन में, चूंकि भैया नाइट ड्यूटी है तो मैं सो गया था तो थोड़ा ही देख पाया था। इनके अलावा पहली बार परेड की शुरुआत इस बार कुछ अलग अंदाज में किया गया। इस बार परेड की शुरुआत जो है 100 महिला कलाकारों के द्वारा, जो भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे शंख है, नादस्वरम है ना, जो भी प्राचीन वाद्य यंत्र है उनके साथ जो है आगाज किया गया 100 महिलाओं कलाकारों के द्वारा। इसके अलावा पहली बार तीनों सेनाओं की महिला एक साथ मार्च करते नजर आए कर्तव्य पथ पर, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहली बार 1500 से अधिक किसानों को विशेष अतिथि के रूप में उनके धर्मपत्नी के साथ आमंत्रित किए गए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये किसान के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। इनके अलावा रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है ये मुझे पता नहीं चल पाया है कि क्या चीज का जो है इस बार किया गया है। आगामी वीडियो में इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को जरूर सम्मिलित करूंगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा हूं। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पराक्रम दिवस कार्यक्रम जो है लाल किला के प्राचीर में किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, है ना। ये दोनों मंत्रालय का नाम जरूर रखिएगा, है ना, कि आपसे पूछा जाएगा कि, है ना, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व की जो है ना मतलब क्रियाक्रम या फिर कार्यकलाप कहां पर किया गया, तो आप कर्तव्य पथ न मार के लाल किला मारिएगा। तो कुछ एक बातें जो इंटरनल है आपको बता रहा हूं आने वाले एग्जाम में, ताकि गलती ना हो। गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति कब होगी? 29 जनवरी 2024 को। कहां पर? विजय चौक पर, ठीक है भाई। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अनंत सूत्र अनंत धागा वस्त्र स्थापना कार्यक्रम पेश किया गया। इस स्थापना कार्यक्रम का क्या मकसद है कि इंडिया के सभी कोने कोने में जो वस्त्र उद्योग की कार्यक्रम है उसके बारे में आपको QR कोड के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। यानी QR कोड स्कैन करो, आपके उस प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी प्राप्त होगा कि इसमें कौन सी धागा और कैसी बुनाई कहां पे बनी है, सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं पद्म अवार्ड में। देखिए पद्म अवार्ड 5 को जो दिए गए हैं, पद्म विभूषण, इनको पहले देखते हैं ये 5 महाविभूतियों को, है ना। सबसे पहले है बैजंती माला वाली, महान एक्ट्रेस, अपने जमाने की बैजंती माला एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, नृत्यांगना भी रह चुकी हैं, नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य की, और एक्ट्रेस भी रह चुकी है, ठीक है, यानी हीरोइन भी। तो इन्हें बैजंती माला को दिया गया है। बैजंती माला किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य है और रहने वाले भी ये तमिलनाडु के ही हैं, ठीक है। इनके अलावा श्री कोन्नीदेल्ला चिरंजीवी चिरंजीवी एक्टर, साउथ के एक्टर चिरंजीवी को आप जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश नेटिव है, इनको भी दिया गया। श्री वेंकैया नायडू साहब, इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब के पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब थे वेंकैया नायडू, काफी अच्छे कैरेक्टर, स्वभाव के प्रसन्न है, तो उनको जो है दिया गया है क्या भैया? पद्म विभूषण। ये भी पब्लिक अफेयर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा श्री बिंदेश्वर पाठक फस्थोमियस है, ये बिहार के सोशल वर्कर हैं, इनको भी
पद्म विभूषण दिया गया है। पोस्थुमस कहने का मतलब है मरणोपरांत अगर आपको प्राप्त होता है कोई चीज तो पोस्थुमस होता है। सिर्फ ये अवार्ड पे लागू नहीं होती है, अगर कोई आदमी मर गया फिर उसका बच्चा पैदा होता है तो पोस्थुमस चाइल्ड होता है। अगर किताब लिखते लिखते कोई आदमी मर गया, किताब बाद में रिलीज होता है तो उन आदमी के लिए पोस्थुमस बुक होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका पद्मा सुब्रमण्यम सब दिन पढ़ाते आए हैं, पद्मा सुब्रमण्यम जो है आपका भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कैरेक्टर है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। तो इस बार 5 पद्म विभूषण में 3 पद्म विभूषण आर्ट को दिया गया है भैया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके अलावा अब देख लेते हैं पद्म भूषण, जो 17 पद्म भूषण दिए गए हैं। तो पद्म भूषण में फातिमा बीबी, इनको जो है अभी अभी हाल में ही निधन हो गया 2023 के अंदर फातिमा बीबी मैडम का। ये कौन थी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम महिला जज थी, है ना, प्रथम महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फातिमा बीबी, तो इनको दिया गया है। इसके अलावा श्री हरमोशी जी कामा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म में जिनको दिया गया है। श्री मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी जानते हो, ओए ये वाला मिथुन चक्रवर्ती हिंदी पिक्चर के एक्टर, तो इनको जो है दिया गया है, वेस्ट बंगाल इनका नेटिव है ना। इसके अलावा श्री सीताराम जिंदल, ये कर्नाटक के हैं, इंडस्ट्रियल है, मतलब ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इनको दिया गया है। श्री युंगलाऊ, ये ताइवान से हैं, तो इनको भी दिया गया भैया। थोड़ा सा इनको जरूर ध्यान रखेंगे, देखिए इसका नेटिव ताइवान है, तो इसको 10 नंबर वाले को जो है जरूर ध्यान रखें किस सेक्टर में, ट्रेड इंडस्ट्री में, और जो विदेशी को दिया जाता है वो जनरली ट्रेडे में दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा श्री अश्विन बालचंद मेहता, महाराष्ट्र के हैं, मेडिसिन में, है ना। श्री सत्यावर्त मुखर्जी, पब्लिक अफेयर में, पब्लिक अफेयर करने का मतलब नेता उता जो होते हैं ना वो पब्लिक अफेयर में चले जाते हैं। इनके अलावा श्री तेजस मधुसूदन पटेल, गुजरात के हैं भाई, पटेल भाई साहब, मेडिसिन में मिला है, पब्लिक अफेयर में और है ना। तो इस प्रकार से ये 17 है, ध्यान रखिएगा, है ना। और 5 आपने देखा पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण में 5 में जरूर याद रखिएगा, 2 तो वही है आपका जो है फेमस कैरेक्टर भरतनाट्यम के, आर्ट में चिरंजीवी, तो 3 आदमी को आर्ट में, और वो आपका वेंकैया नायडू साहब को तो 4 को तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आगे को बिंदेश्वर पाठक जी हैं बिहार के, है ना, तो ये 5 तो ऐसे ही याद हो गया। तो ये 5 में से ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है एग्जाम में आने के लिए, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा कौन, मैं इसकी जिक्र जो है आगामी वीडियो में करूंगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। कि पद्मश्री वाला जो है ना, उसमें जहां पे आर्ट लिखा होता है तो हमें उस आर्ट के अंदर जाके रीड करना है कि ये कौन से फोक डांस, कौन से शास्त्रीय नृत्य, या फिर कौन से ट्राइबल डांस के लिए, या फिर कौन से कला के लिए इनको मिला है। क्योंकि आने वाले में एसएससी जो है यहां से आपको रिवील करके क्वेश्चन पूछता है, और जो बच्चे इतना करेगा वही जो है आगे मतलब मेरिट में आने लायक नंबर पाएगा। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। आर्ट याद कर लिए, है ना, पद्मश्री की बात बता रहा हूं, यहां तो सब स्पष्ट कर दिया मैंने। पद्मश्री में क्या होता है कि बहुत सारे चीज लिखते नहीं है कहीं भी कि भाई ये किस में मिला है, कोई अच्छा किताब लेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो छोटी छोटी किताब में सिर्फ आर्ट लिख देते हैं। तो आपको अंदर जाके देखना है कि आर्ट में कौन सा आर्ट में मिला है। तो दोस्तों ये थे गणतंत्र दिवस के ऊपर, है ना, आप लोगों से आज थोड़ा सा मिलने का भी ये था, मतलब कि थोड़ा सा आज वीडियो नहीं बना पाऊं तो कोई ना कोई एक चाहिए जिससे मैं आपसे रूबरू हो सकूं, जैसे हर दिन होते आया हूं, है ना। तो इसीलिए एक वीडियो भी लाया, और गणतंत्र दिवस भी आज अच्छा दिन है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।